चाइना में पनपे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया। दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं था जहां कोविड-19 का असर देखने के लिए न मिला हो। एक के बाद एक 3 कोविड की लहरें आई और न जाने कितनी जानें अपने साथ ले गई। अब चाइना में एक और नया खतरनाक वायरस पनप रहा है, जिसे मिस्ट्री वायरस के नाम से जाना जा रहा है। हालांकि WHO ने इसे व्हाइट लंग सिंड्रोम का नाम दिया है। आपको बता दें, व्हाइट लंग सिंड्रोम बच्चों पर अपना बुरा असर छोड़ रहा है। तो क्या है ये व्हाइट लंग सिंड्रोम? क्या है इसके लक्षण? क्यों बच्चों पर इसका असर हो रहा है और क्या है इसके बचाव? इन सब तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे हेल्थ DNA में। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। आज मिस्ट्री वायरस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देवेंद्र सिंह। डॉक्टर देवेंद्र सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, ये जो चाइना में वायरस पनप रहा है, जिसे व्हाइट लंग सिंड्रोम नाम दिया गया है, आखिर ये वायरस है क्या और बच्चों पर इसका ज़्यादा असर क्यों पड़ रहा है? देखिए, अभी तक जो चाइना के अंदर में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है काफ़ी सारे केसेस में, उसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा तो अभी नहीं पता लग पाया है। क्योंकि अभी हम लिटरेचर देखते हैं, जो हमारे मेडिकल जर्नल्स होते हैं, उसमें भी उन्होंने कोई केस रिपोर्ट या केस सीरीज कुछ ऐसी अभी नहीं पब्लिश की है जिससे कुछ आइडिया निकले। लेकिन ये है कि हम इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि बहुत सारे वायरसेस हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं जी। और उनकी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जीनोम के अंदर जो उनका जेनेटिक मेकअप होता है, उसमें धीरे धीरे वो चेंजेस करते रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। कई बार ये चेंजेस बहुत धीरे धीरे स्लोली होते हैं और ए पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट। और दूसरी तरफ अगर यही चेंजेस सडनली होते हैं तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट। तो अब ये भी हो सकता है कि अब देखिए, अगर हम ड्रिफ्ट की बात करते हैं तो ड्रिफ्ट में जो चेंजेस हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं और हम धीरे धीरे एक्सपोज होते रहते हैं और इम्यूनिटी बनती रहती है। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस वाले केसेस में। और जो शिफ्ट के केसेस में सडनली काफ़ी चेंजेस आते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम कोज करते हैं। ठीक है। और जिसके बहुत कम चांसेस है, एक और जो कारण हो सकता है वो हो सकता है कि कोई नया अनयूजुअल वायरस, हालांकि उसके चांसेस कम है। वो क्यों है वो भी हम बात करेंगे, उससे रिलेटेड भी। तो अब इस वाले सिनेरियो में जैसे मैंने कहा कि वो जब धीरे धीरे चेंजेस होते हैं उसमें चांसेस कम होते हैं कि वो बड़ी प्रॉब्लम कुछ करे। लेकिन यहाँ पे हमने जो पुराने 1-2 साल के जो सिनेरियो, कोविड वाला सिनेरियो देखा, जिसमें हमने प्रिकॉशन बहुत ली, मास्क भी लगाया और कफ एडिकेट भी अपनाया, डिस्टेंस और ये सब कुछ के चलते हुए, तो ये भी हो सकता है कि जो बीच में जब वो चेंजेस हो रहे थे हम एक्सपोज नहीं हुए और इम्यूनिटी हमारी नहीं बन पाई। एक तो ये कारण। दूसरी बात, हम बात करते हैं कि वो बच्चे में क्यों ज़्यादा है, तो एक उसका रीज़न ये हो सकता है कि एक तो बच्चों में इम्यूनिटी वैसे कम होती है ना। 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। एक तो होती है कि जब बच्चे को उसकी मदर से ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा होगा 2 से 10 साल के बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको जुकाम होता है, ये होता है, तो उस समय उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। हर बार वो एक नए वायरस से इन्फेक्ट होते हैं और एक नई इम्यूनिटी बनती है, एंटीबॉडीज़ बनती है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, और वो आगे फिर हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है उनको ना। तो अब इसमें हमने पिछले 1-2 साल में बच्चों को भी हमने प्रिकॉशन मास्क लगाया, बच्चे स्कूल भी हम देख रहे थे मास्क लगा के जा रहे थे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो चेंजेस हो रहे थे उससे वो एक्सपोज ही नहीं हो पाए और सडनली अब एक्सपोज हुए, तो ये प्रॉब्लम करें। हाँ, जैसे कि WHO ने इस वायरस को व्हाइट लंग सिंड्रोम का नाम दिया है, तो आखिर ये व्हाइट लंग सिंड्रोम क्यों कहा गया है इस बीमारी को, इस वायरस को? इसके पीछे क्या वजह है, ये भी एक बार बताइए। अच्छा, देखिए, व्हाइट लंग सिंड्रोम की बात करें तो जब हम किसी इंडिविजुअल का एक्सरे लेते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर में होती है एयर, और वो एक्सरे पे ब्लैक नज़र आते हैं। लेकिन जब ये एयर किसी भी चीज़ से रिप्लेस हो जाए, किसी भी चीज़ का मतलब वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकती है, डेड सेल्स हो सकती हैं, वायरस, बैक्टीरिया, तो तब क्या होता है कि उसमें एक वाइट शैडो आनी शुरू हो जाती है एक्सरे के अंदर। मेडिकल टर्म में हम उनको बोलते हैं ओपेसिटी, रेडियो ओपेसिटी। और जब मैक्सिमम पार्ट लंग का वो वाइट हो जाता है तो उसको वाइट लंग सिंड्रोम। ये हालांकि जिस बैक्टीरिया का जिक्र चल रहा था हम करते, माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है, उसमें भी देखने को मिलता है। बल्कि इसमें एक डिसकॉन्कॉर्डेंस रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग और सिम्टम्स में होती है। एक्सरे में जितने चेंजेस देखने को मिलते हैं पेशेंट के सिम्टम्स, उसके लक्षण उतने सीवियर नहीं होते।
नहीं होते। हमने देखा है कि बार बार चाइना से कुछ ना कुछ ऐसी खबर या ऐसे वायरस निकलकर सामने आते हैं जो पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन जाते हैं। अभी बात अगर कोविड की करें तो कोविड का हम सब ने देखा कि कोविड की कैसे 3 लहरें आई और कितनी जान गई। वहीं अब एक ये नया वायरस है जिसको लेकर लोगों में डर है, क्योंकि बात सबके बच्चों की है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वायरस है ये भी उतना ज़्यादा खतरनाक या घातक साबित हो सकता है जितना कोरोना था? और अगर नहीं, और अगर होता है तो क्या हमारे मेडिकल जो टीम है वो तैयार है इसके लिए? देखिए, एक तो जो आपने जिक्र किया उससे एक रिलेटेड एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि ये जो अगर नए वायरसेस हम फेस कर रहे हैं, पहले इतने एपिडेमिक या पेंडेमिक नहीं होते थे, आप भी देख रहे हो, सेंचुरीज़ में एक होता था, आजकल बड़ा फ्रीक्वेंटली ये देखने को मिलता है। एक तो ये है कि हम लोग ही उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि हम प्रकृति के साथ जितना छेड़छाड़ कर रहे हैं वो एक कारण है। अभी आप सुनने को मिल रहा होगा कि ग्रेटर नोएडा के अंदर में लेपर्ड घूम रहा है, गाजियाबाद की कोर्ट के अंदर में घुस गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो जो बैट हैं, जो चमगादड़ हैं, वो घने जंगलों में होते थे, अब हम वहाँ घुस गए, या तो जंगल सफारी के नाम पे या टनलिंग, डिफॉरेस्टिंग, अब वो धीरे धीरे अर्बन की तरफ मूव कर रहे हैं, शहरों में। अच्छा, अब होता है क्या है कि वायरस हम अगर इन्फ्लुएंजा की भी बात करते हैं तो उसके कुछ स्ट्रेन ऐसे होते हैं कि जो पर्टिकुलरली बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं या कुछ एनिमल्स को करते हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग तो कभी एक्सपोज हुए नहीं, इम्यूनिटी भी नहीं है ना। अब वो अगर वो चीते, अब वो लेपर्ड हमारे आसपास घूम रहे हैं या वो चमगादड़, तो अब यहाँ पे हो सकता है कि वो वायरस जो यूजुअली बर्ड्स को या एनिमल्स को अफेक्ट करता है, हमें भी उसको फेस करना पड़े। दूसरी तरीके से हम उसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई सपोज करो कि एक पर्टिकुलर वायरस वो चमगादड़ को अफेक्ट करता है, ना वी आर किलिंग एंड ईटिंग दिस बैट्स है ना। अब अपने सर्वाइवल के लिए उनको नेचुरल होस्ट तो मिला नहीं जो होता था, वो कहीं ना कहीं इधर उधर दूसरी बॉडीज़ में इन्वेट करेंगे, हम ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं उसके लिए ना, ठीक है। दूसरी बात आपने कहा कि भाई इसका असर अगर उसकी तरह होता है तो क्या हमें डरने वाली बात है। देखिए, जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर ये म्यूटेटेड वायरस है जो पहले से हमारे पास क्रॉस इम्यूनिटी है, उसकी पार्शियल प्रोटेक्शन है, तो इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये कोई नया वायरस है जो हमने कोविड के टाइम में भी देखा, अगर हम अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो कोविड में हमने ये देखा कि जो ओपेसिटी जिसको आपने वाइट लंग किया, इसमें यूनिफॉर्म ओपेसिटी होती है, उसमें पैची ओपेसिटी जो देखने को मिलती हैं। मतलब आप कह सकते हो एक लेमन लैंग्वेज में कि वाइट पैचेस जो देखने को मिले एक्सरेज में और सिटीज़ में, कुछ टाइम के बाद में मोस्ट ऑफ पेशेंट में वो क्लियर हो गए। लेकिन हमने जो ऑब्ज़र्व किया कि उन लोगों की, उन पेशेंट्स की एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो गई। तो अगर ये नया वायरस है, उस तरह की प्रॉब्लम करता है, तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि एक्सरसाइज कैपेसिटी कम रह जाए, या एक डिफरेंट ये भी हो सकता है कि जो ओपेसिटी है वो ना जाए। कोविड के केसेस में तो मोस्ट ऑफ केसेस में चली गई थी। तो लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अभी किसी कंट्री ने कोई अनयूजुअल न्यू वायरस की अभी कोई क्लेम नहीं किया ना, कि भाई उन्होंने ये कुछ, राहत की बात, ये राहत की बात है जी। जैसा ये वायरस है व्हाइट लंग सिंड्रोम, तो इसका जो संक्रमण का तरीका है वो क्या है? हवा के जरिए, हवा के माध्यम से ये फैलता है जैसे हमने देखा कोविड, या फिर सांसों के जरिए, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से ये दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है? देखिए, जितने भी जो रेस्पिरेटरी वायरसेस की जिनकी बात करते हैं, रेस्पिरेटरी वायरसेस में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो या वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्लग हो। दूसरे वायरसेस की बात नहीं कर रहे, जैसे डेंगू है ना, वो मच्छर के द्वारा हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। लेकिन जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं और रेस्पिरेटरी बैक्टीरियाज हैं, माइकोप्लाज्मा निमोनी, और यहाँ तक कि तुम्हारा जो टीबी का बैक्टीरिया है, उनका जो सोर्स होता है वो यूजुअली इनहेलेशनल रूट से होता है। आपको इन्फेक्शन है, आपने एक एनवायरनमेंट के अंदर में खांसा या छींक मारी, तो वो क्या होते हैं कि वो बैक्टीरिया, वायरसेस तो मिलियंस और ट्रिलियंस में रिलीज होते हैं एक कफिंग में, स्नीजिंग में। अब उसी एनवायरनमेंट के अंदर में कोई हेल्दी इंडिविजुअल सांस लेगा, वो उसकी बॉडी में चले जाएंगे, बाकी का काम फिर वो शुरू हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो बॉडी के अंदर में होते हैं और वो प्रॉब्लम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ केसेस में तो ये एनवायरमेंटल वाला रूट जो स्नीजिंग से और जो कफिंग से होता है ना, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कफ एडिकेट अपनाओ, कफ एडिकेट अपनाओ। जो 6 फीट की दूरी का जो कॉन्सेप्ट आया था वो भी ये है कि नॉर्मली जब हम ज़ोर से खांसते हैं या छींकते हैं तो 6 फीट तक वो जा सकता है,
ड्रॉपलेट्स ऑफ ड्रॉपलेट सलाइवा। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं मास्क जो है वो फिर से एक बार जनता को अपनी दिनचर्या में आजमाना पड़ेगा, मास्क फिर से लगाना पड़ सकता है अगर ये उतना ही गंभीर वायरस निकलता है। तो बात अगर इस वायरस के लक्षण की करें तो इसके शुरुआती लक्षण क्या है जिनको देखकर थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये व्हाइट लंग सिंड्रोम के लक्षण हैं? अच्छा, अभी तक जो लक्षण देखने को मिले हैं, जैसे कि बुखार, कभी मतलब सर्दी के साथ भी बुखार आना, और हेडेक, बॉडी एक, माइल्जिया, सोर थ्रोट, जो गले में खरांश वगैरह होना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सभी लक्षण बाकी के वायरल इन्फेक्शन में भी देखने को मिलते हैं। अब जैसे आपने कहा कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तो सिर्फ लक्षण के बेस पे अंडरलाइंग जो कॉज है कि ये वायरस है, कि वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, दूसरा बैक्टीरिया है, कोई नया वायरस है, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि उसको पता करने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। हमारे इंडिया में भी NIV जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में अंदर लैब है, और उसके अंदर वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो किसी भी कंट्रीज़ में हैं। हम जीनोमिक सीक्वेंस उसके लिए करना होता है कि अगर हम पता लगाना चाहते थे कि ये म्यूटेटेड वायरस है, कोई नया वायरस है, तो जीनोमिक सीक्वेंस की फैसिलिटी हमारे है, कंट्री में है, NIV में। लेकिन लकीली अभी तक कोई ऐसा नया वायरस, अनयूजुअल वायरस तो क्लेम नहीं हुआ, कोई रिकॉग्नाइज नहीं हुआ अभी। चलिए, ये राहत की बात है। वहीं अगर बात इम्यूनिटी की करें तो बच्चों पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा असर कर रही है। जो वायरस है इसका असर बच्चों पर साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है, और आप ये बता चुके हैं कि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर होती है। तो ऐसे में पेरेंट्स को बच्चों की डाइट में क्या ऐसे चेंजेस करने चाहिए, या क्या कुछ ऐसा नया अडेप्ट करना चाहिए जिससे उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाए? बड़ा सही सवाल किया आपने ऋषि बाजी, क्योंकि आजकल देखने को मिलता है कि बच्चे बड़े चबी से, थोड़े से ज़्यादा वो उनको पेरेंट्स को लगता है कि हेल्दी है ना, वो खुश भी रहते हैं, खाने पीने की किसी चीज़ पे रोक टोक नहीं होती, वो जंक फूड जो भी खा रहे भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नहीं, बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, वो हेल्दी डाइट, हेल्दी बॉडी, वो सभी को इस पर ध्यान रखना है। जब हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक प्रॉपर प्रपोर्शन में डाइट, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, थोड़ा फैट होना चाहिए, या फिर विटामिन्स है ना। और विटामिन्स के सोर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स हैं, जो बच्चों को आजकल बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं ना। एक्सरसाइज, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी को। योगा, आजकल तो हम बच्चे देखते हैं कि हमारे टाइम में शायद उतना नहीं था कि छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े बैग और ये ट्यूशन और वो सब स्ट्रेस उनको भी है ना, एंजाइटी वगैरह देखने को मिलती है। तो योगा के लिए बच्चों को भी इन्वॉल्व कराएं, एक्सरसाइज कराएं, फिट रखें, ओवर वेट ना हो बच्चे, हेल्दी डाइट। इन सब से बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगी। सीजनल फ्लू, जैसा कि आपने कहा इस मौसम में फ्लू होता ही है, तो सीजनल फ्लू है या फिर व्हाइट लंग सिंड्रोम है, इसमें कोई बारीकी से अगर कोई डिफरेंस हो जो जांचा जा सके घर पर ही, ऐसा कुछ है? जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं यहाँ पे कि लक्षण के बेस पे, मेरे लक्षण के बेस पे हम इस बात का नहीं पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते। अच्छा, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही विजिट डॉक्टर के करना पास पड़ेगा। जाना पड़ेगा, एक्सरे कराना पड़ेगा जी। क्योंकि हमने कहा कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया के केसेस में भी बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं होते हैं, लक्षण जो हैं बहुत सीवियर नहीं होते हैं। हाँ, तो इसका फिर वो एक्सरे करा के, और उस पर जो ओपेसिटीज़ का हमने जिक्र किया, जो वाइट पैचेस का जिक्र किया कि जो ब्लैक पार्ट है वो वाइट में कन्वर्ट होने लगता है, उसी से पता किया जा सकता है। या फिर हम उसके लिए जो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करी, वो एक हाई लेवल की बात है, यूजुअली अवेलेबल नहीं है। जो हमारी NIV लैब है वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग उसके लिए करानी पड़ेगी। लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई अगर कहीं पे भी एक जिसको हमने कहा ब्रेक डाउन है, बहुत सारे लोगों को हमें कॉमन फ्लू जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, लक्षण है खांसी जुकाम नज़ला, और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, लेट्स द बॉडी रिएक्ट, इम्यूनिटी बनने देते हैं उसमें। प्रॉब्लम हमें जब होती है कि जब सीवियर सिम्टम्स होते हैं। अब सीवियर मतलब सीवियर प्रॉब्लम होती है, सीवियर प्रॉब्लम मतलब कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन या फिर कहीं मोर्टेलिटी देखने को, तब तो हमें अलर्ट होना है। फैमिली लेवल पे भी, इंडिविजुअल भी, लोकल गवर्नमेंट, फिर तो आइसोलेशन, मास्क, एवरीथिंग वी हैव टू अडॉप्ट। सब कुछ फिर से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है, लेकिन लकीली अभी वैसा कुछ अभी नहीं है, तो ये एक राहत की खबर है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र सिंह। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।